आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान से पाठ 8 आनुवांशिकता पर लेकर आया हूं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं हम 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो इस प्रकार हैं। देखिए, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सरल प्रश्न है यहाँ पर कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए थे? पपीता पर, अंगूर पर, आलू पर या मटर पर? तो याद रखना कि मेंडल का जो पूरा नाम था वो था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल था इनका नाम, और इन्होंने जो है वो मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। किस पर किया था अध्ययन? मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मटर के पौधे पर। और याद रखिएगा कि कहीं कहीं पे मीठी मटर, कहीं कहीं पे उद्यान मटर लिख देते हैं, कहीं कहीं पे जो है वो इस तरह से आंसर है। ये बस याद रखना है कि मटर होना चाहिए हमारे पास में। तो याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता का प्रयोग किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार है। यहाँ लिखा है आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ाई है कि आनुवांशिकता का जनक किसको कहेंगे? हम मेंडल को ही कहेंगे, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को। बाकी पढ़ने के ऑप्शन जरूरत ही नहीं है। याद रखना, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? अनुवांशिका के जनक को जो है वो हम ग्रेगर जॉन मेंडल, या मेंडल को लिखा हुआ तो मेंडल लिख देंगे, नहीं तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार है। यहाँ लिखा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उपार्जित लक्षण कौन से किया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, या हुगो डी ब्रीज ने, या वो बीडल तथा टैटम ने। अब हम जानते हैं कि उपार्जित लक्षण जो थे, आपने जिराफ वाला पढ़ा होगा, जिसकी गर्दन लंबी हो जाती है, तो उपार्जित लक्षण होते हैं वो, यानी लक्षण को ग्रहण कर लेते हैं। तो वो दिया था सिद्धांत लैमार्क ने। तो याद रखना यहाँ पर कि उपार्जित लक्षण की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था लैमार्क ने, या बोल सकते हैं लैमार्क वाद इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार है। एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, कॉकरोच में, मानव में, पक्षी में या सभी में? तो याद रखना कि एक्स वाई जो है, या एक्स एक्स आ जाए, यानी एक्स वाई की जगह पर एक्स एक्स आ जाए, तो एक्स एक्स और एक्स वाई ये मानव में पाए जाते हैं। अगर एक्स वाई है तो ये नर है, नर मतलब पुरुष है, यानी मेल है। और एक्स एक्स आ जाए तो ये आपका मादा है, मादा मतलब स्त्री है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्स एक्स लिंग सूत्र कितने में होते हैं? मानव में होते हैं। एक्स वाई नर में, और एक्स एक्स जो है वो मादा में पाए जाते हैं। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिस प्रकार है कि मनुष्य के युग्मनज यानी जाइकोड में लिंग गुणसूत्रों के कितने जोड़ी उपस्थित होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र का मतलब होता है जिससे पता लगता है कि लड़का होगा या लड़कियों की बात कर रहा है। यहाँ पर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होते हैं, 4। तो यहाँ जोड़ी की बात कही है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये केवल कहता है कितने होते हैं, तो कितने तो 2 होते हैं, लेकिन 2 को बोलते हैं एक जोड़ी। क्या बोलते हैं? एक जोड़ी। तो यहाँ जोड़ी ऊपर बोल ही दिया है, तो कितने जोड़ी होते हैं लिंग गुणसूत्र? वो होते हैं 1, और जोड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है तो 1 जोड़ी होते हैं। नहीं तो संख्या कितनी होती है? 2 2 होती है। अभी हमने बताया आपके लिए एक्स एक्स अगर हैं तो ये लिंग गुणसूत्र होंगे किसके? मादा के। और अगर कहीं पर एक्स वाई है तो ये होंगे नर के। ये होते हैं लिंग निर्धारित गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इससे तो पता लगता है कि लड़का है या लड़की होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार दिया गया है कि कीटों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू गुणसूत्र, एक्सओ गुणसूत्र या जेड डब्ल्यू गुणसूत्र। यहाँ कीटों की बात कर रहा है। कीटों का लिंग निर्धारण करने के लिए जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स ओ गुणसूत्र। तो लिंग निर्धारण किसके लिए? कीटों के लिए, तो एक्सओ गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार दिया गया है कि शुद्ध लंबे को हम लिखते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक, तथा शुद्ध बौने का मतलब होता है स्मॉल टी स्मॉल टी। मटर के पौधों के संकरण कराने पर किस पीढ़ी की बात कर रहा है? द्वितीय पीढ़ी की बात कर रहा है। F2 F1 की नहीं बात कर रहा है, यहाँ पर F2 की बात कर रहा है। F2 पीढ़ी में उत्पन्न शुद्ध लंबे यानी कि कैपिटल टी, संकर लंबे यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और शुद्ध बौने यानी कि कैपिटल टी। ठीक, पौधों का अनुपात होता है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध लंबे होंगे 1, ठीक, संकर लंबे कितने होंगे? 2, और शुद्ध बौने कितने होंगे? 1। तो कितना अनुपात हो गया? 1:2:1। जहां ऑप्शन लिखा है 1:1 नहीं होता, 1:2:1। तो ये हमारा ऑप्शन सही है
याद रखिएगा कि शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों का जब संकरण कराया जाए, और बात कर रहा है F2 पीढ़ी की, तो शुद्ध लंबे होंगे कैपिटल टी 1 अनुपात में, संकर लंबे पौधे होंगे कैपिटल टी 2, और शुद्ध बौने होंगे स्मॉल टी तो 1। तो ऑप्शन नंबर सही होगा 1:2:3। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और बाद में प्ले लिस्ट में आप जाकर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम, देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया कि मेंडलवाद के अनुसार लाल और सफेद पुष्प वाले शुद्ध पौधे, सफेद पुष्प और लाल पुष्प वाले शुद्ध पौधे मध्य संकरण कराए जाए के मध्य संकरण कराने पर किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। याद रखना, शुद्ध लंबे हैं, पहली पीढ़ी में सारे लंबे होंगे, सारे सॉरी लंबे कह रहे हैं, लाल, सारे लाल हैं तो सारे लाल होंगे पहली बार, पहली पीढ़ी में सभी लाल पुष्प वाले। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि शुद्ध है, शुद्ध लाल है और वहां पे शुद्ध सफेद है। जब शुद्ध पौधे मध्य संकरण कराएंगे तो जो लाल वाले हैं वो लाल रंग के ही सारे पौधे आएंगे प्रथम पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी में जैसे हमने बताया था 1:2:1 उसी हिसाब से होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ कहा है कि मेंडल के एक प्रयोग में गोल पीले, ठीक है, गोल पीले बीज वाले पौधे तथा झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर 50% गोल हरे आए, गोल हरे, ठीक है, और 50% जो है वो पीले बीज वाले होते हैं। तो गोल पीले बीज वाले, गोल पीले बीज वाले पौधों के जीन्स की संरचना होती है। अब यहाँ बात करेंगे गोल की, तो यहाँ राउंड राउंड आ जाएगा, और पीले की बात करेंगे तो येलो येलो आ जाएगा। और आपको लगता होगा कि सर यही टिक लगा दो, बोले यही वाला ऑप्शन सही हो गया। ये केवल है, जब चार्ट बनाते हैं हम पूरा पूरा तो ये केवल एक ही जगह पर आएगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो बात आएगा 50%, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आएगा तो वो याद रखना, वो ये वाला ऑप्शन ए वाला सही होगा। कैपिटल आर, कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई आएगा, तो ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। ये चीज याद रखिएगा। वैसे ये भी सही है, लेकिन इसमें कम आएंगे बीज पौधे, इसमें ये वाली बात आएगी तो ये आएंगे कैपिटल आर वाई और स्मॉल वाई आएंगे, तो यहाँ पर गोल पीले बीज वाले पौधों के जीन संरचना ये वाली पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कहा गया है कि स्त्री के अंडाणु का निषेचन 22 + वाई गुणसूत्र के साथ। अब स्त्री के गुणसूत्र क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिलेगा y + x, ठीक है, ये 22 + x, और निषेचन किसके खिलाफ, पुरुष है, ये नर है, नर, ठीक है, नर के क्या है 22 + वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है, तो संतति का गुणसूत्र संरचना क्या होगी। देखो 22 और 22 क्या हो गए 44, और लिंग गुणसूत्र निर्धारण क्या हो गए x और y। अब जहां ये लिखा हो वही आंसर हमारा सही है। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है, गलत है। यहाँ y हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ही है, बिल्कुल गलत है, ये तो कभी होएगा ही नहीं, और ये नहीं होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है कि 22 + 44 + XY, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी वाला सही होगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आधे प्रश्न हो चुके हैं 10। अगर आपने लाइक कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो आप लाइक कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY, पहले ही ऑप्शन सही है। पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र निर्धारित होता है वो क्या होता है XY, और स्त्री में क्या होता है, महिलाओं में होता है XX। लेकिन यहाँ ऑप्शन कौन सही है, ए, पुरुष में मतलब लिंग गुणसूत्र निर्धारण होता है XY। अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज, शुद्ध गोल, गोल का मतलब होता है क्या, राउंड, राउंड, शुद्ध राउंड की मतलब कैपिटल आर, बस शुद्ध गोल बीजों का प्रकट करता है, तो राउंड राउंड यानी कैपिटल आर, ठीक है। शुद्ध गोल की बात कर रहा है, लंबे की बात करता है तो टेल टेल की बात करता है, लेकिन टेल है ही नहीं कहीं ऑप्शन में, वो राउंड है ही नहीं कहीं, और एक ही ऑप्शन सही है, शुद्ध गोल यानी राउंड, तो कैपिटल आर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 44, 45, 46 या 47, तो 46 होती है। और अगर जोड़े की बात करते ध्यान देगा तो 23 जोड़े, 23 जोड़े, अगर जोड़े कहेगा तो 23, वरना संख्या कितनी होती है 46 होती है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप, बौने पौधे की बात कर रहा है, बौने का मतलब होता है स्मॉल टी, शुद्ध बौने होंगे स्मॉल टी, ठीक है, पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो ये तो लंबे पौधे की बात हो रही है, डबल कैपिटल टी, और ये संकर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा ये संकर है, ये संकर लंबे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल टी बोने की बात होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तो दोनों संकर लंबे पौधे, अगर टी पहले कर दो तो संकर पौधे हैं, और वो शुद्ध शुद्ध लंबा है, और ये वो सिद्ध सॉरी ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार दिया गया है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे यानी कि कैपिटल टी का जीन प्रारूप जीनोटाइप होता है। भाई कैपिटल बात हो गई, ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है, कैपिटल टी। ये संकर हो गए और ये हुआ हमारा शुद्ध बौने पौधे। तो शुद्ध लंबे की बात कर रहा है यहाँ पर, तो कैपिटल टी ऑप्शन ए सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। देखिए, सामान्य मानव के लिए दिए गए फ्लो चार्ट में PQRS की पहचान कीजिए तथा उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। यानी ये चयन दिया हुआ है, 4 उत्तर दिए हुए, तो पहले हम अपने आप बना लेते हैं। सबसे पहले बात हो रही पुरुष है P, तो ये होगा XY। यहाँ स्त्री है Q, तो ये हो जाएगा हमारे पास में स्त्री है, तो यहाँ हो जाएगा XX। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आ गया पुत्री, ये आर पुत्री है, पुत्री का क्या होगा? XX। और ये पुत्र है, पुत्र का क्या हो जाएगा? XY। चलिए भाई, अब ये ऑप्शन देख लेते हैं। पहले पी पर देखते हैं, XY जहां पर है पी पर, ये पी है, XX काट दीजिए, नहीं XY यही वाला ऑप्शन है, और कहीं है ही नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। एक ही से पता चल गया कि पी हमारा XY हो गया, और देखो अपने आप क्यू वाला क्या है? XX। ठीक, और आर वाला क्या है? XX, और मतलब एस वाला क्या है? XY। तो ऑप्शन नंबर बी पहले ही वाले में हो गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? आनुवांशिक पदार्थ जो है उनका विनिमय मतलब मिलते कब है उनका? देखें तो कायिक जनन के दौरान। भाई अनुवांशिक पदार्थ में कायिक जनन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। अलैंगिक जनन के नहीं, लैंगिक जनन के लिए, लैंगिक जनन के दौरान में जो है वो आनुवांशिक पदार्थ जो है माता पिता से उनकी संतति में जाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। लैंगिक जनन के दौरान आनुवांशिक पदार्थ माता पिता के संतति में जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि यदि मटर के एक गोल है तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, ये देखिए राउंड राउंड हो गए, और हरे स्मॉल वाई से लिखते हैं, और पीले जो है वो कैपिटल वाई से लिखते हैं, और झुर्रीदार को स्मॉल आर से। तो झुर्रीदार स्मॉल आर, और पीले रंग यानी कैपिटल वाई के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी के बीज कैसे होंगे ये पूछा जाएगा। तो गोल पीले होंगे, गोल और हरे होंगे, झुर्रीदार हरे होंगे, झुर्रीदार पीले होंगे। यार हाँ, कैपिटल होंगे, कैपिटल होंगे। पहली पीढ़ी की बात करा यहाँ पर, तो पहली पीढ़ी में राउंड राउंड यानी कैपिटल आर होंगे, और फिर येलो पीले पीले होते हैं, येलो। तो कैपिटल वाई यानी ये चीज होगी, याद रखना, गोल और पीले, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रथम पीढ़ी की बात कर रहा है, द्वितीय पीढ़ी में तो पूरा मिक्स हो जाता है, लेकिन प्रथम पीढ़ी में क्या होंगे? गोल और पीले बीज वाले मतलब पौधे प्राप्त होंगे। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। ये हमारा सेकंड लास्ट यानी 19वां प्रश्न है, इसके बाद में 20वां प्रश्न कराएंगे। आशा करता हूं कि आपने लाइक कर दिया होगा, अगर कर दिया है तब भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो प्लीज आप कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जैसा भी मन करे वैसा कर सकते हैं फिलहाल, और बाद में प्लेलिस्ट में जाकर एक बार विजिट करिएगा, आपके अनुसार जो भी चीज मिलती है आप वहां पर जाकर उसमें अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। बच्चे के नर तत्व का निर्धारण, नर की बात कर रहा है, नर में क्या होते हैं? XY, और मादा में क्या होते हैं? XX। तो X तो दोनों में है, देख लीजिए। तो नर का नर तत्व का क्या होगा? जहां बाई पाया जाएगा वही हमारा नर तत्व होगा, याद रखना। तो यहाँ लिखा युग्मज में X गुणसूत्र होंगे, तो ये तो मादा हो सकती है, ठीक है। नर भी हो सकता है, क्योंकि नर में तो X भी होते हैं और बाई भी होते हैं, लेकिन मादा में केवल X होते हैं। तो युग्मनज में वाई गुणसूत्र निर्धारित करना, यही नर तत्व है। नर तत्व में वाई गुणसूत्र होगा ही होगा, बाकी इनकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास X और वाई से पता लगता है कि नर तत्व है, तो X वाई होना जरूरी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं देखिए अंतिम प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। कहा गया है नई स्पीसीज, मतलब नया जो स्पीसीज है, यानी जो हमारे परिवर्तन होता है बॉडी के अंदर, नई प्रजाति कह सकते हैं। नई प्रजाति या नई स्पीसीज का निर्माण हो सकता है, कब हो सकता है नई पीढ़ी का निर्माण? जनन कोशिकाओं में के DNA में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, युग्मनज या युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाने पर, या कहा है अनुवांशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन, जब कोई परिवर्तन ही नहीं होगा तो क्या नई स्पीसीज बनेगी? वही पुरानी बनेगी।
तो ये तो ऑप्शन काट दीजिए। भाई जब कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो कोई नई स्पीसीज नहीं बनेगी, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए उसमें। आगे कह रहा है जनकों में परस्पर मैथुन नहीं, जब मैथुन ही नहीं होगा तो संतानें उत्पन्न नहीं होंगी, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा, वो तीसरा हो जाता तो खत्म हो गया। जब मैथुन ही नहीं होगा, जब वो क्रिया ही नहीं होगी तो बच्चों का जन्म ही नहीं होगा। और यहाँ पे जब कोई डीएनए में परिवर्तन ही नहीं होगा उनकी उसमें, तो नई स्पीसीज बनेगी कहाँ से? तो याद रखना कि डीएनए में परिवर्तन हो जाए, उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 किसमें? पहले वाला ऑप्शन लग रहा है ए। तो ए हमारा इस सवाल का सही आंसर है। आप जाके इसके हमने मतलब ये 8वां पार्ट है और शुरू के जो है 7 पार्ट के भी हमने बहुविकल्प डाल रखे हैं, वहां देख सकते हैं। धीरे धीरे करके हम अगले पार्ट में भी और लेकर आएंगे। पूरा कक्षा हाई स्कूल के बहुविकल्प लेके आएंगे पहले, उसके बाद में हम अनसॉर्ट के भी बहुविकल्प की कोशिश करेंगे लाने की, और अच्छे अच्छे चीजें भी आपको बताते रहेंगे। आशा करता हूं कि आपने लाइक कर दिया होगा, फिर भी आपको हृदय से